इयत्ता 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर ठेस इस पाठ का आखिरी भाग देखने वाले हैं। तो कल तक हमने ये देखा था कि सृजन के स्वभाव में जो दोष थे, कोई काम करने वक्त उसके खाने पीने के बारे में कोई उसे गलत कहा या कुछ कहा तो वो कितना नाराज़ हो जाता है और काम अधूरा छोड़कर वह चला जाता है। तो उसी प्रकार वह वहाँ से निकल जाता है लेखक के यहाँ से और कहता है कि यह काम मैं कभी नहीं करूँगा। तो गांव भर में तुम्हारी हवेली में कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। लेखक उनके पास गए थे, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसे बड़े हवेली में कलाकारों की कदर होती थी, अब क्या नहीं रहा। तो लेखक कहते मैं चुपचाप वापस आया। समझ गया कि कलाकार के दिल को अगर ठेस लगी वह कभी नहीं आ सकता। बड़ी भाभी आधुरी सीट में रंगीन सीट झालर लगाने लगी, यह भी भेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मालूम? तो ये आधुरी जो सीट थी, यानी बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा, चीक का मतलब है बांस की तीलियों से बना पर्दा। इस पर्दे को रंगीन सीटे की झालर लगाने लगी और यह भी भेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानो? मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाचिया और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। तो ये लेखक कहते कि मानो उसके ऊपर कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रहा। लेखक कहते मैं चुप नहीं रहा। चाची और मंजरी भाभी जो हैं उनकी नज़र लग जाए, उनकी नज़र लग गई। उन्होंने उनके काम में टांग अड़ाई। यह उसे बहुत अच्छा, बहुत बुरा लगा। उसके दिल को ठेस लगी, यानी ठेस लगना मुहावरा है। ठेस लगना, दुखी होना। वो दुखी हो गया और इसके कारण यह सब हो गया। मानो को ससुराल पहुंचने में जा रहा था। लेखक कहते हैं कि मानो को मैं ससुराल भेजने जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानो बड़े जतन से आधुरी सीट को मोड़कर ले जा रही हैं अपने साथ। मन ही मन सृजन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ कामचोर चटोर। यानी वो जब निकली स्टेशन पर हो गई थी और जो भी आधुरी सीट बनाई थी, आधुरी सीट को मोड़कर वो जा रही थी अपने साथ और मन ही मन उसे सृजन का गुस्सा आ रहा था, गुस्सा कर रही थी। जैसे चाची और चाची के सुर में सुर मिलाकर उसे कोसने लगी। कोसना यानी दोष देना, कोसना दोष
देना। वह उनको दोष देने लगी, कोसने लगी और कहने लगी कामचोर, चतुर, यानी ऐसे विशेषण उन्हें लगाने लगी। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरजन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। जैसे गाड़ी स्टेशन से छूटने वाली थी, सारा सामान गाड़ी में रखकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था, तब प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए उनकी नजर सिरजन पर पड़ी और वो कहता है बबुआ जी, उसने दरवाजे पास आकर पुकारा। दरवाजे के पास आकर उन्होंने पुकारा, बबुआ जी क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरजन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा और दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखो। तो जब दरवाजे के पास गया तो उन्होंने कहा क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की, तिरस्कार के स्वर में उसे कहा। सिरजन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा और दौड़ता आया और कहने लगा दरवाजा खोलो, मानू दीदी कहाँ है, एक बार उसे देखना है मुझे। तो मानू दीदी कहाँ है? मैंने दरवाजा खोल दिया। लेखक ने दरवाजा खोला। सिरजन दादा मानो इतना ही बोल सकी। मानू ने क्या कहा? उन्हें सिर्फ सिरजन दादा कहा। खिड़की के पास खड़े होकर सिरजन ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, सब चीजें हैं दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी पूछ की गाड़ी चल पड़ी। यानी वह खिड़की के पास जाकर उसने सिरजन ने हकलाते हुए खड़े होकर कहा, ये जो सामान है ये मेरी तरफ से है, सब चीजें हैं दीदी। उसमें शीतल पाटी है, चीक है, यानी चटाई, एक जोड़ी आसानी कुश्ती है और वहाँ सामान्य देकर गाड़ी निकल पड़ी। मानो मोहर वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी तो मानो उसे मोहर वाली जो धोती उन्हें देने का आश्वासन किया था, यह आश्वासन पूरा करने के लिए धोती देने के लिए कुछ दाम, यानी दाम, उसकी दाम का मतलब है कीमत, दाम कीमत यानी पैसे देने के लिए निकलने लगी। सिरजन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। सिरजन ने अपनी जीभ को दांतों के नीचे दबाया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा रह गया। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, मानो कूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। यानी मानो फूट कर रोना, मुहावरा है फूट कर रोना, जोर से रोना, जोर से वो रो रही थी। लेखक ने जब बंडल खोला और देखने लगे, ऐसी कारीगरी यानी कलाकारी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों को फंदों में ऐसा डालने का काम लेखक कहते मैंने पहली बार देखा था। और ऐसे एक कलाकार के प्रति, यानी ऐसे जो कलाकार होते हैं वे, उनका स्वभाव कैसा होता है, वो खाने का उनकी क्या आदतें होती है, तो उसी प्रकार जो ऐसे ग्रामीण जीवन में इन कलाकारों के संबंध में जितने सारे लोगों के प्रति क्या आस्था होती है, और इसका वर्णन बड़े रोचक ढंग से यहाँ इस
पूरक पठन के माध्यम से फणीश्वरनाथ रेणु ने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो वो सभी छात्राओं को मेरी विनती है कि आप सभी स्वाध्याय लिखें, पढ़ाई करें, सब वीडियो देखें और मैं यही रोकता हूँ। धन्यवाद।